पर्पज ऑफ ए बिजनेस, ये तो हमें शुरू से ही पता है मेरे बच्चे। बिजनेस का मकसद क्या होता है बता? प्रॉफिट कमाना। तो मेरे बच्चे हम हमारी कोशिश होती है एक छोटा सा कारोबार हम शुरू करें, वो कारोबार बढ़ते 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 कोई मल्टीनेशनल कंपनी बन जाए। है, कोशिश तो यही होती है, एक छोटा सा पौधा हम लगाते हैं कि इस पे कभी फल लगेंगे। फिर यही होता है कि वो पौधा, हमारी यही ख्वाहिश होती है इतना बड़ा हो जाए, है, चाहे बाकी पूरी दुनिया में वो पौधा छा जाए। है, पूरी दुनिया इस पौधे ये कवर कर दे, लोगों को चाहे खुदा ना खासा धूप नजर ही ना आए, लेकिन मेरा ये दरख्त इतना बड़ा हो। कभी आपने सोचा कि मैं नहीं नहीं मैं दरख्त अपने एरिया तक महदूद करूं? मोस्टली आपको पता है कि आजकल जामुनों का सीजन आ रहा है, वो बेचारे जिसके घर लगा होता है वो तो फल खाते भी नहीं उसका, है, क्योंकि वो हमेशा दूसरे घरों में ही जा रहा होता है। तो कहने का ये मतलब, अभी आमों का सीजन है, अगर किसी घर में किसी गली में लगे होंगे वो भी ऐसे ही है। लेकिन कहने का मतलब कि हमारी तो यही कोशिश होगी कि जो कारोबार हम कर रहे हैं वो कारोबार इतना फैले और उसका हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। अब होता भी ऐसे ही मेरे बच्चे, इस खाली कारोबार चलने से कारोबार करने वाला का बेनिफिट नहीं होता, और भी बड़े सारे लोग हैं एक कारोबार से, और भी बड़े सारे लोगों के मेरे बच्चे घर बार चलते हैं जैसे अगर हम बात करेंगे सीएफए कारोबार है, लेकिन इस कारोबार के अंदर अगर आप देखो तो बड़े सारे इंप्लॉय काम कर रहे हैं। वो इंप्लॉय जो कमाते हैं यहाँ से जाके वो अपने घर बार पे लगाते हैं, और वो भी मेरे बच्चे हमारी इसी जो ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसी का हिस्सा बनते हैं। अगर ये लोग कमाएंगे नहीं तो लगाएंगे कहाँ? अगर अगर ये लोग कमाएंगे नहीं, वो जो कारोबार चीजें बना बना के बेच रहे हैं वो खरीदेगा कौन? इसलिए मेरे बच्चे ये जो कारोबार के अंदर लोग काम कर, यहाँ पे तो हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या जिंदगी गुजारने के लिए खाली एजुकेशन ही है? बाकी चीजें भी तो हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे ये कारोबार भी तभी चलते हैं अगर लोग कमा रहे हैं, और लोग भी तभी कमाते हैं अगर कारोबार चल रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के हालात की बात करें तो हालात, जिसको अक्सर कहते हैं कि खुदा न खासा, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बर्बाद किया है, तो मुल्क को उन्होंने पहले ही बड़ा इस तरह का बर्बाद कर दिया है। तो खुद सोचेंगे जहाँ पे खुदा ना खासा ये हालात हो, जो इन्वेस्टर हैं वो आ ना रहे हो, कारोबार चल ना रहे हो, तो वहां पे कारोबार अगर हालात खराब होंगे तो मेरे बच्चे याद रखना उसका इम्पैक्ट आम इंसान पर भी जाता है। हम तो बड़े खुश हो रहे हैं कि सेठ रुल गया, अच्छी बात है, उसकी फलानी कंपनी बंद होगी, नहीं नहीं मेरे बच्चे कभी ना इस चीज पे खुश हो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट एटलीस्ट हमारे ऊपर ही आना है। जो कारोबार यहाँ पे बंद होंगे, एक तो वो चीजें मिलनी हमारे लिए नायाब होंगी, और जब मार्केट के अंदर सप्लाई कम होगी तो उसकी डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब चीजें नहीं बनेंगी बढ़ेंगी यहाँ पे बनेंगी तो उसका इम्पैक्ट हर सूरत से हमारे ऊपर ही आना है। ले बेटा, प्राइमरी मकसद तो बिजनेस का प्रॉफिट कमाना ही होता है। बिजनेसेस हैव द राइट टू कीप एंड यूज देयर प्रॉफिट एज दे चूज विद इन लीगल लिमिट्स। यानी कि कारोबार अगर कोई बंदा कर रहा है उसका मकसद प्रॉफिट कमाना है, और वो प्रॉफिट कमाता हुआ अपने प्रॉफिट को जिस मर्जी लिमिट तक कमा ले, लेकिन मेरे बच्चे कानूनी लिहाज से जरा लिमिट्स में रहे। ये ना हो कि अपने कारोबार में प्रॉफिट कमाने के लिए गैर कानूनी काम करना में शुरू कर दे। है, एक बंदा दुकान बनाता है, उसके दुकान जरा थोड़ी सी ज्यादा चलनी शुरू होती है, वो दुकान थोड़ी सी गली की तरफ और कर लेते हैं, फिर और चलना शुरू होती है थोड़ी सी गली की तरफ और, है, वो करते करते आधी से ज्यादा गली तो उसकी दुकान का हिस्सा बन जाती है भाई आप क्या मुझे बताओ क्या ये लीगल काम है ये खाली वहां पे नहीं, हमारे घरों में भी ऐसे ही होता है। घर बनाना है, उसका इतना बड़ा घर बनाया है, मान लो कि 2 कनाल का 4 कनाल का घर बना लिया, और खुदा ना खासा जो चंद फुट की गली है सारा जोर हमने वहां पे भी निकालना है। इतना बड़ा घर बना के वो जो अपनी देलीज है वो आधी गली से भी आगे तक फैला दी, ताकि लोगों को पता चले कि भाई इधर चौधरी साहब का घर है। ये बेशर्म और बेगैरत लोग होते हैं मेरे बच्चे, इस तरह के माजरत के साथ है। ये रास्ता मेरे बच्चे, रास्ते में तो पड़ा हुआ पत्थर भी हटाना चाहिए। ये ऐसे बेशर्म लोग क्या करते हैं, इतने इतने बड़े महल बना के और उसकी जो खुदा ना खासा लोगों को, आने जाने वाले लोगों को तंग कर देते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो गलियों में इस तरह के मामला होते हैं। तो खैर आप जब इंशाल्लाह बड़े होंगे तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बड़ा गौर रखेंगे, आपने अपने अपने इंशाल्लाह बड़े बड़े घर बनाने हैं उस बड़े बड़े घर के अंदर मेरे बच्चे देखना कि उस वक्त औकात भी आपकी बड़ी हो चुकी है, बड़े घर भी हों और औकात भी बड़ी हो। तो ये ना हो कि बड़ा घर बड़ा हो लेकिन औकात अभी भी बंदा छोटी दिखा रहा हो और एक चंद फुट की गली को कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो। खैर मैं तो कारोबार की बात कर रहा था, कारोबार भी ऐसे ही करते हैं मेरे बच्चे। कोशिश होती है, जैसे अब आप कहेंगे सर देखो आप लोगों ने भी तो बाहर वो बना रखी है ना, है, इर्द गिर्द क्या है वो लोगों ने वो खाली छोड़ के फूल पौधे लगा रखे हैं, सर आपने वहां पे वो लगा दिया, पत्थर लगा दिया। भाई ये जो पूरी बिल्डिंग थी ना ये खंडर की तरह थी, पता नहीं कितने सालों से ये बेबाद, तो इसको सारा बनाया और उसके बाद इतना भी नहीं डरना मेरे बच्चे कहीं ये ना हो कि यहाँ पे जब भूत रहते हैं। विद इन लीगल, चले वापस अब। कहता है कि कारोबार में प्रॉफिट कमाओ लेकिन कहाँ पे? विद इन लीगल लिमिट्स, बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर द रिस्क बिजनेस टेक इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली मेरे बच्चे प्रॉफिट उस चीज का रिवार्ड है जो आपने रिस्क लिया है उस बिजनेस के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज। अर्निंग प्रॉफिट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे होंगे तो मेरे बच्चे देखें, जो ज्यादा प्रॉफिट कमाना वो भी कहता है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, किस लिहाज से? बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट।
प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी और आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, विच इन टर्न प्रोवाइड मनी दैट इज री इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी। और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे तो एम्प्लॉयमेंट के बदले में लोगों को पैसा मिलेगा, और वो जब पैसा मिलेगा वो दोबारा जाके मार्केट्स में खर्च करेंगे और वो पैसा दोबारा मार्केट में आएगा। इन एडिशन प्रॉफिट मस्ट बी अर्न इन एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर, यानी कि आपने अखलाकियात का भी ख्याल रखना है और आपने लोगों का भी ख्याल रखना है। सोशली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है कि जो लोगों की तवक्कुआत हैं आपसे, वो तवक्कुआत भी आपने पूरी करनी है, और जो मेरे बच्चे आपके ऊपर अखलाकियात की रिक्वायरमेंट्स हैं वो अखलाकियात भी आपने पूरे करने हैं। हमारे सिलेबस में है एथिक्स का एक पूरा चैप्टर, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि आप एथिक्स आपने किस तरह फॉलो करने हैं, एथिकल बिजनेस क्या हो सकता है, और आपने इंशाल्लाह कल एक एथिकल मैनेजर बनना है, एक ऐसा मैनेजर जिसको सही गलत का पता भी हो और उस पर अमल भी कर रहा हो, क्योंकि पता तो मैंने आपको शायद पहले भी डिस्कस किया हो, पता तो यहाँ पे सबको होता है कि एथिक्स होते क्या हैं, लेकिन मेरे बच्चे मेन मकसद होता है उस पर अमल करना, अमल करने वाले कम है, तो आप इंशाल्लाह आपको पता भी होगा और अमल भी करेंगे। टू अर्न ए प्रॉफिट ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मैनेजमेंट स्किल्स टू प्लान ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। चले यहाँ तक पहले बात देखिएगा, कहता प्रॉफिट कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स है। देखो अगर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर तो कल आपने कोई बड़ों का कारोबार संभालना है तो मैनेजमेंट स्किल सीख लो, आपको पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने की जरूरत नहीं। आप जाओ वहाँ पे कोई किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ कोई एमबीए कोई इस तरह का कोई कोर्स कर लो, इट्स ओके। अगर तो खाली अपना कोई चलता हुआ कारोबार संभालना है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं उस तरह का अपना कारोबार नहीं, लेकिन आप किसी का कारोबार संभालना चाहते हो, फिर तो ये बेहतरीन चीज है। या कल अपना भी करना कारोबार करना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा किसी का ही, कल इंशाल्लाह आप कमाएंगे या अपनी फर्म में ओपन कर लें, पहले दिन से आपको इजाजत है। आप क्या करें, अपना फर्म खोलना भी ये कारोबार है। आप लाइसेंस लेंगे, आप आई कैप से प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, आप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर नौकरी करनी है, कुछ इस तरह के मामला, तो फिर तो डेफिनेटली आप सही कर रहे हैं। कहता कि अगर आपने प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, मैनेजमेंट स्किल्स। और मैनेजमेंट स्किल्स में क्या होता है, एक अच्छी प्लानिंग। इफ यू आर नॉट प्लानिंग इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल, यानी कि कामयाब होने के लिए प्लान करना पड़ता है, लेकिन अगर आप प्लान ही ना कर रहे हो, कहता है आप स्टिल प्लान कर रहे होते हो, लेकिन किस चीज का, फेल होने का। यानी कि प्लानिंग जिंदगी में पक्की पक्की होती ही होती है। अगर आप खुद कर लोगे फायदा हो जाएगा, अगर आप प्लान नहीं कर रहे तो याद रखना फिर भी आप प्लान कर रहे हो कि नाकाम होने। तो इसलिए मेरे बच्चे को कहता है कि सबसे पहले मैनेजमेंट स्किल्स में एक चीज है प्लानिंग। प्लान, जैसे हमारे घर वाले हैं, देखो घर भी तो ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखें, वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या है, हम एक से ज्यादा लोग मिलकर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। चलो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना सही, कम से कम सोशल तो है, इकट्ठे तो हैं वहां पे लोग, एक जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे बच्चे वहां पे भी देखें एक प्लानिंग होती है, भाई ये हमारा वो इनकम है, और ये जो महीने का खर्चा है उसको हमने कैसे मैनेज करना है, उसकी एक प्लानिंग होती है। और अगर बीच में इवेंट्स आ जाए हैं, उसको भी हमने देखना होता है कि इसको फिर कहाँ कहाँ से आप खर्चों को कम करोगे या कहाँ से और पैसा अरेंज करोगे, तो फिर आप उस इवेंट को परफॉर्म करोगे। तो ये मेरे बच्चे सारी क्या होती है, प्लानिंग। जो घर अच्छे तरीके से प्लान करके चीजों को चल रहा होता है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी घर ग्रो कर रहा होता है। और जो खुदा ना खासा बहुत कमा रहा हो लेकिन उस घर में प्लानिंग कोई ना हो, तो आप देखेंगे बहुत बहुत थोड़े से अरसे के बाद खुदा ना खासा उनके हालात बड़े अजीबोगरीब से होते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे किसी भी बिजनेस के अंदर, और खास तौर पर वहां भी प्लानिंग बड़ी अहम है। और खाली प्लानिंग नहीं, प्लान तो ये है कि आपने मनसूबासाजी तो कर ली, फिर रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, जो चीज जहां पे होनी चाहिए वहीं पे हो, जिस बंदे में जो स्किल्स हैं उसे वही काम लिया जा रहा हो। और जो ये ना हो कि जैसे मान लो कि इसी का हम एसीयू की बात करें, हैं? हम इन्हीं एसीयू को क्या करते हैं, यहाँ पे हम 6 लगा रखे हैं, मान लो कोई 1 2 3 4 5 6 एसी लग रहे हैं, और यहाँ पे एक वो बड़ी बड़ी व्यू रखने की वो थी गुंजाइश। तो मेरे से हो सकता है कि 6 एसीयों से कम 3 कमरे बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं। और हमने क्या कर दिया, अगर ये अगर थोड़े से बेहतर हो, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने जरा थोड़े से मीडियोकर, क्योंकि काम चलाना होता है मेरे बच्चे, तो हमने क्या कर दिया, हमने जरा थोड़े से पूरे से एसी, ये वो नहीं है, सिर्फ वो क्या होते हैं, इन्वर्टर नहीं, ये दूसरे हैं। क्योंकि इन्वर्टर क्या होता है, वो एक खास टाइम के बाद बंद हो जाते हैं। हम ये चाहते थे कि कोई बंद ना हो, चलता रहे, क्योंकि बंद होना यहाँ पे बच्चे एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते। तो इस मकसद के लिए हमने इस तरह के एसी लगाने, लेकिन खैर उस चीज को वापस ऑर्गेनाइज की तरफ आओ, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर, जो इंसान जहां पे होना चाहिए वो इंसान वहां पे हो, और जो एसेट्स या ये जो, याद है रिसोर्सेज में क्या था, मैन मनी मटेरियल मशीन, ये चीजें जहां जहां पे लगनी चाहिए वहीं वहीं पे होनी चाहिए। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। है जैसे मान लो कि ये सीएफई है आपके सामने, आपको क्या लग रहा है कि ये बगैर ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया होगा, ऑर्गेनाइज किया गया होगा मेरे बच्चे।
जब ये सीएफई बनाया गया होगा शुरू के अंदर, हमने देखा होगा कि यहाँ पे हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। हमने पहले उन एक्टिविटीज को डिसाइड किया होगा, देखो यहाँ पे एडमिशन्स भी हैं, यहाँ पे फैकल्टी भी है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी है, यहाँ पे मार्केटिंग भी है, यहाँ पे फाइनेंस भी है। तो ये सारे हमने पहले चीजें देखी होंगी, फिर हमने लोगों को रखा होगा, फिर लोगों को जो उनके स्किल्स होंगी उस तरह के डिपार्टमेंट में भेज दिया होगा। हमने पहले डिपार्टमेंट बनाए होंगे सोच के, फिर लोगों को उस तरह के डिपार्टमेंट में भेजते गए। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। याद रखोगे? तो आपने अच्छा प्लान भी करना है, ऑर्गेनाइज भी करना है। अच्छा प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करके आंखें बंद नहीं कर लेनी, उनको फिर कंट्रोल भी करना है। क्योंकि जो चीज जिस तरह आपने प्लान की होगी, ऑर्गेनाइज की होगी, अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करोगे, वो चीजें मेरे बच्चे दोबारा से खराब हो जाएंगी। तो कंट्रोल भी करना है, उनके ऊपर निगाह भी रखनी है, उनको देखते रहो, पूछते रहो उनसे। एंड टू, ये क्या लिखा हुआ, एंड टू फाइंड एंड डेवलप एम्प्लॉइज सो दैट इट कैन मेक प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स विल बाय। यानी कि फिर आपने क्या करना है, लोगों को ट्रेन भी करना है, लोगों में एक्सपीरियंस पैदा करना है, उनको सिखाओ, अगर उनको काम नहीं आता उनको सिखाओ, है, ताकि वो अच्छी चीजें बनाएं। और अच्छी चीजें बनाओगे तो लोग क्या करेंगे, आपसे खरीदेंगे। है, अब देखो ना जो ब्रांड्स, आप ब्रांड में अगर कोई वो बंदा रखेंगे, कोई इंप्लॉय रखेंगे, कोई बंदा, चाहे कोई ब्रांड, कोई कपड़ों का ही हो, है, जो कपड़ों की, अगर हम जे डॉट की बात करें, अगरचे मैंने कभी नहीं पहना, लेकिन नाम तो सुना है ना उसका। है, तो अगर इनकी अगर हम बात करें, वो वैसे भी अल्लाह माफ करे, ये नहीं होता है। देखो आप लोगों की माशाल्लाह इस तरह की औकात होनी चाहिए कि जो कपड़े आप पहने तो आपकी वजह से कपड़ों की औकात है। हमें लग रहा था कि कपड़ों की वजह से हमारी औकात है। तो मेरे बच्चे, इंसान की खुद की औकात होती है सबसे ज्यादा। उसके बाद वो जो भी पहनेगा, जो खाएगा, वो सब भी मेरे बच्चे ब्रांड बन जाते हैं। और अगर खुदा ना खासा एक इंसान घटिया हो, है, जो मर्जी उसको ब्रांड पहना दो, बल्कि फिर लोग शायद उस ब्रांड पे कोई भी शक ही करेंगे, है, कि देखें बेचारा किस बेशर्म इंसान ने ये पहन रखा है, काश कोई इंसान पहनता है इसको। क्योंकि मेरे बच्चे, जिसमें एथिक्स ना हो वो इंसान नहीं होता, क्योंकि एथिक्स जानवरों में नहीं है। बाकी तो एथिक्स है गलत सही की तमीज, ऐसे ही ना मेरे बच्चे। तो जिसमें एथिक्स ना हो तो एक्चुअली हकीकत में वो क्या होता है वाला, जानवर। जानवर से भी बात कर बदतर। ले बेटा, कहता है कि उसके बाद कहता है बिजनेस आल्सो नीड्स मार्केटिंग एक्सपर्टाइज टू लर्न व्हाट प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स। अच्छा ये देखिएगा, हर लाइन को गौर से पढ़ना है कि यहां से कोई एमसीक्यूज बना देगा वो। किसी भी एक, जहां से एक डॉट से शुरू होकर चीज एक दूसरे डॉट तक जा रही होगी, आपने उसको पढ़ते हुए ये हमेशा दिमाग में रखना है कि यहाँ पे अगर वो सवाल बनाएगा तो क्या हो सकता है। कहता है कि बिजनेस को मार्केटिंग एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, किस लिए, टू लर्न व्हाट प्रोडक्ट्स कंज्यूमर नीड। यानी कि आप पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ वो कौन सी चीज है जो आपको बताएगी कि कंज्यूमर को वो कौन सी चीजें चाहिए, वो कौन सी ऐसी स्किल्स होंगी। भाई मार्केटिंग स्किल्स हैं जो आपको बताएंगी कि कंज्यूमर चाहते क्या हैं आप। एंड वांट एंड टू डेवलप, यानी कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है, और आपने फिर उनको उन चीजों को कैसे डेवलप और मैन्युफैक्चर करना है, कैसे उनके प्राइस तय करने हैं, कैसे उनको प्रमोट करना है, और कैसे फिर उन चीजों को उन लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहुंचाना है। ये मेरे बच्चे, आपके पास मार्केटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। आप जितना मर्जी आज के दौर में अगर देखें तो मेरे बच्चे, बास का कारोबार उतना पैसा उस चीज को बनाने के ऊपर नहीं लगा रहे जितना उसकी मार्केटिंग के ऊपर लगा रहे हैं। क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा मेरे बच्चे। अब यहाँ पे जब बेचारे सीए के कॉलेज पे मार्केटिंग की कोशिश करते हैं, लोग कह देते हैं कि देखो जी कितने अच्छी कॉलेज, तो मार्केटिंग कर रहे हैं इन्होंने, तो फलाने उसको कर दिया। भाई कारोबार चलते ही कैसे हैं, वो मार्केटिंग से चलते हैं, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। और हर एक कारोबार का हक है। कल आप भी करेंगे मेरे बच्चे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिएगा ना, भैया मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहना। एडिशनली ए बिजनेस नीड्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लो बेटा, एडिशनली देखो सारी चीजें आपको बता दें। आप में सोचने समझने की, प्लानिंग करने की स्किल्स भी हो, आप में मार्केटिंग की स्किल्स भी होनी चाहिए। और फिर आगे क्या करें, एडिशनली ए बिजनेस नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जितना मर्जी आपका दिमाग काम कर रहा हो, है, जितने मर्जी आप काबिल हो, है, लेकिन अगर पास कुछ नहीं, मेरे बच्चे, इसका कोई फायदा नहीं। और बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो बड़े काबिल हैं, रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। तो यही मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं, कहता है कि एडिशनली ए बिजनेस नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड स्किल्स टू फंड। या तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो आपके पास, या इतनी काबिलियत हो कि आप कहीं से पैसा इकट्ठा कर सके। पैसा इकट्ठा करना भी काबिलियत होती है मेरे बच्चे, कि किससे, जैसे जैसे पाकिस्तान है, इसकी इतनी काबिलियत है। यानी कि अभी कहता है कि रवां साल मतलब क्या है, ये साल 2024 की बात हो रही है, और आज हम बैठे हुए जून के अंदर, तकरीबन 6 महीने, 13% हमारा कर्जा बढ़ा है। 13% या 15%, यानी कि खुद सोचो, कोई 66-67 हजार अरब हमने ऑलरेडी पे करना है।
उसमें 13% इजाफे का मतलब क्या है? कितने हजार अरब है, हजार अरब, और 70-75 हजार अरब आप लोगों का कर्जा है। तो खुद सोचें इस पाकिस्तान का, और ये पैसा कर्जा मिला कैसे? स्किल्स की बेस पे मेरे बच्चे। अगर देखो बाकी मुल्कों को क्यों इतना कर्जा नहीं मिल गया है? उनमें इतनी स्किल ही नहीं है। देखो ये स्किल ही है ना, एक बड़ी टीम को छोटी टीम से हरवा देना ताकि हमें कर्जा मिल जाए। हैं? तो मेरे बच्चे ये स्किल्स बाकी लोगों में कोई खुददारी होती है, गैरत होती है? यानी कि अगर आप कर्जा इकट्ठा करना चाहते हो, सबसे पहले तो बगैरत होना जरूरी है मेरे बच्चे, सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ है कि आप अपनी इतनी बड़ी टीम को छोटी टीम से हरवा देंगे इसलिए कि आपको कर्जा मिल जाए। तो माजरत के साथ अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लग रही हो, मैं बात ये अल्फाज देखो, हम बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको ये मैनेजमेंट मेरे बच्चे सिखानी है ताकि ये चीज़ें ये बड़ी अहम होती है मेरे बच्चे, याद रखना। मैनेजर ही होता है जो बिजनेस चलाता है, जो बिजनेस डुबोता है। अब आप देखोगे चलाने वाला बनना है या डुबोने वाला बनना है, तो मेरे बच्चे वो चलाने वाले तभी बनेंगे अगर ये स्किल्स आती हूँ। और ये याद रखना, एक एक खुदादाद भी सलाहियतें होती हैं किसी इंसान के अंदर, लेकिन बावजूद अगर खुदा ना खासा किसी को लग रहा हो कि मेरे अंदर उस तरह की कोई खुदादाद सलाहियतें होती नहीं, लेकिन मेरे बच्चे आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हो, हैं वो स्किल्स पैदा कर सकते हो, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाए। और इस सब्जेक्ट की नज़ाकत को देखते हुए मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया था, ये और मैंने पढ़ाना भी लास्ट अटेम्प्ट से किया था। इससे पहले मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता था I2B के। जब मैंने देखा कि ये बड़ा कमाल का सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, लोगों को बिजनेस सिखाओ, उनको बताओ कि बिजनेस कैसे बना के कैसे चला सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं सिखा देना कि इसके बाद सीधा जाके आप बिजनेस ही खोल लो। हैं? दुकान ही खोल सकते हैं मेरे बच्चे, वो तो कोई भी बना कर चला सकता है, हम बिजनेस की बात करना मेरे बड़े लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन की नहीं बेटा। अदर चैलेंजेस फॉर बिजनेस पीपल इंक्लूड अबाइडिंग बाय लॉ। हाँ कुछ चैलेंजेस भी होंगे, ये नहीं कि सब कुछ सही ही है। जहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करना चैलेंज होगा, आगे कहता है कुछ और चैलेंजेस भी होते हैं। देखो ये भी ऊपर भी चैलेंजेस ही, अच्छा प्लान नहीं किया तो चैलेंज ही क्रिएट होगा। अगर मानो कि आप रिसोर्सेज को सही ऑर्गेनाइज ना किया, चैलेंज ही क्रिएट होगा। अगर मार्केटिंग नहीं कर पा रहे तो चैलेंज ही चैलेंज है। कुछ और चैलेंज भी हो सकते हैं। सबसे पहले क्या बता रहा है, कहता है कि अदर चैलेंजेस फॉर बिजनेस पीपल इंक्लूड अबाइडिंग बाय लॉस। भाई कानून की पासदारी करनी है, कतन ये देखना कानून ज्यादा शदीद है या कोई कानून कोई कोई हौला कानून है। कानून कानून ही होता है मेरे बच्चे, वो एक ताकतवर चीज है। अगर आपने उससे कभी पंगा लिया तो याद रखना इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा बुरे होते हैं। इसलिए हमेशा हमने कोशिश करनी होती है, आगे जाके हम स्टेक होल्डर डिस्कस करेंगे, किसी भी कारोबार के स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर में गवर्नमेंट भी आपकी स्टेक होल्डर होगी। और गवर्नमेंट ऐसा इदारा है जो कानून बनाता है, और जो अगर कोई बंदा कानून को फॉलो ना करे, चाहे जितना मर्जी छोटा कानून हो। अब देखो ना, लोगों के घर गिरा देना, हालांकि कई लोगों ने वैसे बना रखे होंगे, सालों से लोग रहते हैं इस तरह के घर जो इंक्रोचमेंट करते हैं, या कोई खुदा ना खासा एक एक मंजिल अप्रूव थी, दूसरी मंजिल खुद बना दी, इस तरह की चल रहे हैं, बनते आ रहे हैं। लेकिन याद रखना है ये गैर कानूनी। जब कानून का आंखें खुली, जब उसका दिल किया, बुलडोजर लेकर आएगा और सब कुछ गिरा के चला जाए। है ये पिछले दिनों अगर आप देखा होगा, वो PTI का सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के अंदर गिरा दिया उन्होंने। हालांकि वहां पे ये कितने सालों से वो बिल्डिंग बनी होगी, लेकिन कानून कानून है, जब उसकी आंख खुल जाए। है तो उनको पता लगा ये PTI वालों का है, ये हमें हमारे खिलाफ यहाँ पे खड़े होकर बयान करते हैं, बयानबाजी करते हैं। उन्होंने वो सेक्रेटरी गिरा दिया। क्या जी खिलाफवर्जी कर रखी है, थोड़ी सी यहाँ पे कोई कमी बेशी हो। इतने सारे लॉ CFE पर अप्लाई होते हैं, उनमें एक एम्प्लॉयमेंट लॉ का लॉ भी है, जहाँ पे बाकी हैं सारे के सारे। तो मेरे बच्चे अगर हमने एम्प्लॉयमेंट लॉ की ही पासदारी ना की तो आएंगे और सील करके चले जाएंगे, क्या कर लेंगे हम उनका। इसलिए मेरे बच्चे आपने क्या करना है, लॉज की पाबंदी करनी है, अवॉइड बाय करना है उनको, उनको पूरा करना है। एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस एक्टिंग, ये एक ही बात है, गवर्नमेंट के बनाए हुए असूल या कानून। जैसे अभी गवर्नमेंट ने रेगुलेशन ले आई है कि जिसने खुदा न खासा किसी को बदनाम करने की कोशिश की उसके खिलाफ आप केस बना करेंगे। जिसने जिसके बारे में कोई झूठी बात की उसके खिलाफ आप केस बना करेगा, हित के इज्जत का। पहले ये कानून नहीं था, अभी अभी बना है। और सबसे ज्यादा इस पे तकलीफ हुई है सहाफियों को, क्योंकि उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना होता है। अब अगर वो झूठ बोलेंगे उनके खिलाफ आप केस कर सकते हो। और वो चाहते हैं कि ये केस इस तरह के हमारे ऊपर ना बने, क्योंकि हमने तो, क्योंकि हमारी खबर तो बिकती उस वक्त है जब उसमें मिर्च मसाला हो। और मिर्च मसाले में सच में तो मेरे बच्चे मिर्च मसाला नहीं होता, वो मोस्टली किस में होता है, झूठ के अंदर। तो इसलिए मेरे बच्चे वो आप देखें, कल से जरा कानून बन गया, किसी को क्या मजाल फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या किसी तरीके से भी लिख कर, खास तौर पे आपने कभी किसी के साथ कोई ऐसा वैसा मामला नहीं कर, क्योंकि अब क्या बनेगा, सीधे का सीधा हाँ केस बनेगा। फिर वकीलों की जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चे, आपको आ सकते हो आप हमारे पास। ले बेटा, कहता कहता एक्टिंग इन एन एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। एथिकल क्या है, यानी कि सही गलत की तमीज रख के भी कारोबार लेकर चलना है।
और दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, लोगों का ख्याल भी रखना है। सोशल में कौन आते हैं, हमारे बाकी बाकी जो लोग जो हमारे से वाबस्ता है, उनका भी ख्याल रखना है, चाहे वो कस्टमर्स हों, चाहे एम्प्लॉइज हों, है, हाँ, जनरल पब्लिक हो, पढ़ेंगे यानी कि सादा अल्फाज में अल्फाज कह लो, स्टेक होल्डर्स एंड अडॉप्टिंग टू द इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। अच्छा देखिएगा, अगर हम किसी बिजनेस की बात करें ना मेरे बच्चे, बिजनेस के दो तरह के इन्वायरमेंट, एक होता है माइक्रो इन्वायरमेंट, एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। अगर हम माइक्रो की बात करते हैं मेरे बच्चे, इसमें हमारे कंपेटिटर्स बैठे होते हैं, आपने उनको भी ख्याल रखना होता है जब आप कारोबार कर रहे हो। याद रखना कि इनकी तरफ से कोई ऐसी वैसी हरकत हो सकती है जो आपके कारोबार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक होता है हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आगे बड़े होंगे तो शायद इकोनॉमिक्स में या कहीं ना कहीं आपको बताया जाएगा, यहाँ पे मेरे बच्चे एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं पेस्टल फैक्टर। यानी कि अगर मुल्क में पॉलिटिकल हालात खराब हो रहे हो, उसका आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा। अगर मुल्क में इकोलॉजिकल, चलो पहले ई का इकोनॉमिक कह लो, इकोनॉमिक हालात चेंज हो रहे हो तो आपका बिजनेस पे इफेक्ट होगा। अगर सोशल हालात, रुझान चेंज हो रहे हैं, सोशल होते हैं जैसे लोगों का कल्चर चेंज होना शुरू हो जाए, उनका उनका टेस्ट, उनका उनका इस तरह की चीजें अगर वो चेंज करना शुरू कर दें, फैशन फूशन इस तरह की चीजें, आपको पता है ना, इससे बड़ी सारी इंडस्ट्रीज नई भी खुलती हैं और कई बनी हुई इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाती है। जैसे अब एक फैशन ही बन गया, समझो कल्चर ही बन गया कि आपने बाहर ही जाके खाना है। अब जब बाहर जाके खाना है तो मेरे बच्चे देखो कितने सारे रेस्टोरेंट्स बन गए, कितने सारे होटल्स हैं, सारे चल रहे हैं, क्योंकि लाहौरी घर नहीं खाते हैं, क्योंकि घर में वो सही वाले जानवर खा पका के खा रहे होते हैं। इनको जो आदत पड़ी हुई है वो कौन सी पड़ी हुई है, जो वाकई सही वाला जानवर है वो खाना। एहतियात ही करनी है मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हालात होनी है, अल्लाह माफ करे, इतनी महंगाई में आपको लग रहा है कि कोई सही वाला जानवर आपको खिलाता होगा, नहीं, ये गलत फहमी है। अब ये नहीं करना कि सर ये देखें आप इस तरह क्यों करते हैं, हकीकत है मेरे बच्चे, खाते रहो, कौन सा मेरे कहने पे आप रुक जाएंगे, लेकिन कम से कम खाते हुए महसूस तो करो। इतना सुरख गोश्त, इतना सुरख गोश्त है, ये कौन से जानवर का हो सकता है? वो सिर्फ गधे का होता है मेरे बच्चे, इतना सुरख गोश्त। नहीं बेटा देखिएगा, पॉलिटिकल, तो साहब ये इसकी बेचारे के बाजू नहीं, छोड़ दे मेरे बच्चे को, आप बैठे। खा गया। अच्छा उस वक्त का ये काम वैसे ही रहा था, शादी चला गया। मैंने कहा मैनेजमेंट पास बैठी होती तो उसको नजर आ जाता। इसको करवा लेते हैं, अब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा देखिएगा, क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ उस वक्त का था तो सही इसमें कुछ, या हो सकता है सर आपने झूठ बोला है। देखा सर, झूठ बोला आपने, हम सही वाला गोश्त खाते हैं। ले बेटा, अच्छा ये देखिएगा, ये मेरे बच्चे, ये जो जिक्र कर रहा है ये किन का जिक्र कर रहा है, ये पेस्टल फैक्टर्स का। याद रखना, ये जितने ये जो फैक्टर मैंने आपको बताएंगे हमेशा आपके बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट करते हैं। इनमें थ्रेट्स होती है मेरे बच्चे, इनमें थ्रेट्स हो सकते हैं, इन सारे ये जो मैंने आपके कंपेटिटर आपके लिए थ्रेट हो सकते हैं। कोई बाहर जो पेस्टल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल हालात चेंज हो रहे हो, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपने आप को चेंज ना करें। जैसे नोकिया है, शुरू के अंदर हम उसी के मोबाइल इस्तेमाल करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उसने आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी के लिहाज से चेंज नहीं किया। हालांकि वो पुराना था, सबसे ज्यादा शुरू में वही कमा रहा था, है, लेकिन वो देख लें मार्केट से आउट हो गया। और जिन्होंने आपस में टेक्नोलॉजी को अपडेट रखा और लेकर चलते रहे, उसको मजीद उसमें अपग्रेडेशन करते रहे, वो आप आज उसका मेरा ख्याल है कि आप खरीदने पे फख्र महसूस करते हो, है। खैर, even non-profit organization engage in management, marketing and finance activities to help reach their goals। कहता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगरचे उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद मेरे बच्चे वो इस तरह की एक्टिविटीज में वो भी इन्वॉल्व होती हैं, उनकी भी मजबूरी है। हमें लग रहा होता है कि बिजनेस की तो फिर खुद सोचें कि उसकी कितनी शदीद जिम्मेदारी होगी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर रही होगी, यानी कि उसमें भी ख्याल रखें, वो भी मार्केटिंग करते हैं। अब देखो ना, बड़ी ईद आ गई, जगह जगह पे इश्तिहार लगे होंगे, भाई गोश्त खुद खा ले, कुर्बानी खा ले, हमें दे हैं। हम लोगों का जाहिर है मार्केटिंग वो कर रहे हैं कि हम लोगों को फ्री में इलाज करके दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आप ऐसा कर लें, इसकी खा लें, आप हमें दे दीजिएगा।
अगर वो ये जो बताना ही मार्केटिंग होती है मेरे बच्चे, कोई अपना मकसद किसी को बताना, वही क्या है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, वही मार्केटिंग होती है। जैसे जैसे अब आपके घर वालों ने बताना शुरू कर दिया होगा, रिश्तेदारों को हमारे बच्चों ने सीए स्टार्ट कर दिया है, भाई मार्केटिंग स्टार्ट होगी। मार्केटिंग मतलब उस लिहाज से नहीं, ये ना समझना खुदा ना खासा, मतलब बताना तो है ना, भाई फख्र की बात है? अच्छी चीज करने आए हो ना यहाँ पे लाहौर में, हमारे बच्चों ने सीए स्टार्ट कर दिया है, बड़ी बातें करते थे आप लोग, अब रेडी रहो, हैं? अब हमारी तरफ से बातें सुनने के लिए तैयार रहो, लेकिन बेशर्मी होगी, हैं? अगर ये लोग उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे एहसन तरीके से। ले बेटा, कहते टू अचीव एंड मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट हासिल भी करना और फिर उसको हासिल करते रहना। ये ना हो कि एक दफा सीजन आया हो और आप एक ही दफा इंसानों की खाल उतार लें। नहीं नहीं मेरे बच्चे, आपको कहा गया कि प्रॉफिट भी कमाए और उसको मेंटेन भी रखें, कमाते भी रहे। कहता है कि बिजनेस है फाउंड दैट दे मस्ट प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑपरेट एफिशिएंटली। अब देखो ना, हम क्या करते हैं, हम एक ही दफा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी, लोग एक ही दफा आपसे चीज खरीदेंगे, एक ही दफा धोखे में आएंगे, दूसरी दफा वो चीज आपसे नहीं खरीदेंगे। मेरे बच्चे, आपके कारोबार की सक्सेस ये भी होती है कि लोग लगातार आपके साथ, ये देखो ब्रांड की यही तो खूबी है, लोग क्या करेंगे, पता नहीं कहां कहां से चल के उस ब्रांड के पास पहुंचेंगे उसे चीज खरीदने के लिए, और दोबारा दोबारा उसी से खरीदेंगे। इससे उनको क्या फायदा मिल रहा है? उनको यही तो मेरे बच्चे सबसे बड़ा फायदा है, उनके कस्टमर रिटेन करके रखे हुए हैं, लोग उसी से खरीदना पसंद करते हैं। यही ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग होती क्या है? अपने कारोबार का अच्छा नक्श लोगों के दिमागों में नक्श कर देना, यानी कि अपने कारोबार की जो रेपुटेशन है लोगों के दिमागों में नक्श कर देना, वही मेरे बच्चे ब्रांडिंग होती है। ब्रांड कुछ नहीं होता, आप देखो वो कोई नई प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च करेंगे ना, सिर्फ उसका नाम ऊपर लिखा होगा। हम एक्चुअली प्रोडक्ट को नहीं देख रहे हैं, हम उसके नाम को देख रहे हैं। और एक्चुअली हमारे दिमागों में वो प्रोडक्ट नहीं, क्या है, उस चीज का नाम है, उस कंपनी का नाम है जो हमारे दिमागों में नक्श है। वो जहां पर भी नाम लिखेंगे हमारे लिए वो चीज क्या होगी, रिलायबल होगी। यही मेरे बच्चे ब्रांडिंग होती। तो इसलिए वो तभी पॉसिबल होगा अगर आप क्या करोगे, क्वालिटी की चीजें बना के दोगे। ये ना हो कि अगर किसी ब्रांड के जूते पहने आप, अरशद ये भाई ये इसको आपने सही करवाना है आज, और बाकी होंगे क्लासेस उसके देखिएगा जरा। अच्छा, क्या बात कर रहा था? हाँ, मैं बता रहा था कि अगर आपने कोई किसी ब्रांड के जूते पहने हो और खुदा ना खासा थोड़ा सा आप तेज चले, हैं, जूता पीछे रह गया, आप आगे निकल गए, हैं, खुश होते मेरे बच्चे, आप क्या दूसरी दफा उस ब्रांड पे भरोसा करेंगे? ऐसा तो नहीं, हालांकि जूता तो आगे जाना चाहिए, जब हमें पड़ता था मम्मा पीछे रह जाती थी, जूता आगे, हैं, वो तो समझ आती है, लेकिन जूता पीछे रह जाए ये तो गलत है। हाँ, फिर आप भी पीछे मुड़ के देते थे, जूता पीछे पड़ा होता था, आप तक पहुंचता नहीं था, क्योंकि माँ कभी जोर से मारती नहीं, हैं, उसकी कोशिश होती सिर्फ आपको डराने की, लेकिन उसके जूते में इतना डर है, हमारा फ्यूचर बना देता है मेरे बच्चे। हालांकि उसमें इतनी दर्द नहीं है, बस डर है, और डर भी मेरे बच्चे जिसको कहते हैं ना एक मोहब्बत भरा डर, वो हर एक बंदे की किस्मत में नहीं होता मेरे बच्चे। ले बेटा देखिएगा, कहते हैं एंड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, डिस्कस क्या होना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ऑपरेट एफिशिएंटली, भाई सही तरीके से आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि खुदा ना खासा लोग आए बैठे हो वहां पे लाइनों में लगे बैठे हो, उनको चीज ना मिल रही हो, है, तो ऐसा ना हो। अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ऑपरेट करो, और एंड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, वही बात 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 करें, लोगों की जो तवक्कुआत हैं आपसे, सब लोगों की तवक्कुआत को पूरा करो। सिर्फ कस्टमर की तवक्कुआत नहीं होती मेरे बच्चे, याद रखिएगा। हमारे बड़े सारे लोग हैं, इवन कस्टमर, हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे मालिक जो इस बिजनेस के मालिक हैं, एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के आगे फैमिलीज हैं, या हमारे इस कारोबार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, गवर्नमेंट, बड़े सारे लोग हैं, जो जिनकी हमारे से क्या होती है, तवक्कुआत होती है। आपने सबकी तवक्कुआत को पूरा करने की कोशिश करनी है। और साथ कहना, एंड एथिकल इन डीलिंग विद द कस्टमर्स, ये ना हो कि खुदा ना खासा जब उसको चीज बेच दो उसके साथ रूडली बिहेव करो, और जब तक उससे वो चीज नहीं बेची थी उस वक्त तो सर आंखों में है। जैसे अगर आप सीएफपी की बात करें, आप कहेंगे देखें सर, जब हम एडमिशन लेने के लिए आए थे, उन्होंने बैठे थे तो साथ ही उन्होंने जूस पिला दिया है। अब सर उसके बाद हम कई दफा एडमिशन ऑफिस में गए सर, उन्होंने पानी तक नहीं पूछा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम मेरे बच्चे हम अपने कस्टमर से एथिकली डील नहीं कर रहे। अब ये ना कहना कि सर हम कस्टमर कब हुए हैं? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो बिजनेस समझा रहा हूँ ना आपको, उस लिहाज से तो कस्टमर ही हो। और एम्प्लॉयज, उनके साथ भी एथिकली डील करो मेरे बच्चे, इनका भी हक है, इनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये खाली आपकी ही नहीं होती मेरे बच्चे। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई बड़ा ओहदा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू करना शुरू करते हैं। हमेशा किसी के साथ भी इस तरह डील करो कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप क्या तवक्को करते कि आपके साथ किस तरह डील किया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेरे बच्चे। अगर आप एम्प्लॉयज के साथ एथिकली डील नहीं करोगे, कभी भी कोई अच्छा काम का बंदा आपके पास नहीं रुकेगा।
और उसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? और कई लोग ऐसे होते हैं, उनको मेरे बच्चे पैसे से गर्ज नहीं होता, उनको उनकी इज्जत से गर्ज होते हैं। अगर कहीं पे कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि सर यहाँ पे इज्जत नहीं, पैसे से मैंने क्या करना है? जैसे कल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन लोगे, हम आपको कहेंगे 5 लाख रुपया दे देंगे भाई गार्ड की नौकरी करो, है आपको लगेगा कि सर देखें रिस्पेक्ट है, देखें वो भी एक एक बाइज्जत पेशा है मेरे बच्चे, वो भी एक बंदा मेहनत कर रहा है। सर समझाने के बाद आपको शायद लग रहा है कि इसमें मेरी इज्जत नहीं है। तो कई लोगों को पैसे से गर्ज नहीं, उससे इज्जत से गर्ज है। और इन्वेस्टर्स के साथ भी एथिकली डील करो, जिन्होंने पैसा दे रखा है आपको। गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, जो गवर्नमेंट के यहाँ पे लोग आए, गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स, ये ना हो कि हम उनकी बात मानने की बजाय उनको खुदा ना खासा बदतमीजी करना शुरू कर दें। एंड द कम्युनिटी, और जो इर्द गिर्द के लोग, कम्युनिटी का मतलब यहाँ पे फिलहाल क्या रखो, जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग, क्योंकि कारोबार से ये भी मुतासर होते हैं मेरे बच्चे। जहाँ पे कारोबार है, फैक्ट्री है, धुआं छोड़ रही है, इर्द गिर्द वाले लोग मुतासर होंगे। है अपना जो गंदा पानी, वहां पे जो केमिकल भरा पानी नहरों में, साथ पानियों में फेंक रही है, उससे लोग डिस्टर्ब होंगे। है शोर शराबा हो रहा है, उससे डिस्टर्ब होंगे। है वहां पे रोजाना सड़क पे वो ट्रैफिक, वो जो उनकी इतने इतने बड़े ट्रक आ जा रहे हैं, खुदा ना खासा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उस इलाके के अंदर, उन वो भी उससे लोग परेशान होंगे। तो बथेरी सारी परेशानी होती है उन लोगों की जो इर्द गिर्द लोग रह रहे होते हैं। इवन देन हम सीएफई की ही बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बच्चों को कहीं जाएं, छतों के ऊपर चलें, जैसे मर्जी यहाँ पे घूमे फिरें, और यहाँ पे खुदा ना खासा कोई इवेंट्स करें, वहां पे यहाँ पे डेक शेक बचाते रहे, तो बेचारे इर्द गिर्द वाले तो तंग आ जाएंगे। वो कहेंगे यार चंगा कॉलेज है। कहता है कि मैनी बिजनेसेस, अच्छा एंड कस्टमर, अच्छा इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर हर वो बंदा जिसका हमारे साथ, हमारे में, हमारे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट हो, हमारा स्टेक होल्डर होता है। यानी कि अगर कोई स्टेक होल्डर अभी आपसे पूछ ले, तो आप इन्हीं लोगों के नाम लिख दीजिएगा कि हमारे एम्प्लॉयज हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, हैं हमारी जो ये लोकल कम्युनिटी है, ये रेगुलेटर्स हैं, ये सारे क्या है हमारे स्टेक होल्डर्स। अभी इसी लेवल पे तो इससे भी आपको थोड़ा सा चलें, जब टॉपिक आएगा हम देखेंगे। मैनी बिजनेसेस फॉर एग्जाम्पल आर कंसर्न अबाउट हाउ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स अफेक्ट द एनवायरमेंट। ये भी देखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट बनाने और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करने से इन्वायरमेंट पर, आप कहेंगे सर प्रोडक्शन से समझ आ रही है, हम कोई चीज बनाएंगे, अगर वो खुदा ना खासा कोई धुआं है कुछ इस तरह का, या कोई केमिकल का पानी है, वो अगर हम छोड़ रहे होंगे इधर उधर, तो मेरा उससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा। सर डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे हो सकता? बेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा जाता है कि आप जहां पे कोई चीज बना के बेचना चाहते हो ना, जहां पे बेचना चाहते हो, फैक्ट्रियां उसके करीब करीब लगे। जितनी दूर फैक्ट्रियां लगाओगे, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन आपको यूज करनी पड़ेगी, और जब ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे, पक्की बात है मेरे बच्चे, उससे इन्वायरमेंट इफेक्ट ही होता है। तो इसलिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के मामला में भी और उसकी प्रोडक्शन के मामला में भी आपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी इंतजाम दिमाग में रखने। लो बेटा, थोड़ी सी अजीब सी चीजें हैं, लेकिन करनी तो है। अ, अच्छा एक और मैं बता दूं, जहां पे जो लाइन हम पढ़ेंगे ना, अगेन उस लाइन का आपको मतलब पता होना चाहिए, उस पैराग्राफ का आपको मतलब पता होना चाहिए, वो डेफिनेटली मैं बताऊंगा मेरे बच्चे। और एंड पे थोड़ा थोड़ा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, वो भी आपके दिमागों में होना चाहिए। ये ना हो कि खुदा ना खास्ता के चीजें बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना कि आप बिल्कुल ही किताब पे ही पूरा फोकस करके बैठे हो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट दिमाग में हो, उसके बाद हर लाइन के मतलब का पता हो। यही तैयारी है मेरे बच्चे इस सब्जेक्ट की। और मैंने पहले भी आपको कल बता दिया, हर चीज को देख देख के पढ़ना है, कभी याद नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना मेरे बच्चे। क्योंकि मेमोराइज क्यों करो, आपने कौन सा वहां पे जुबानी लिखना है कुछ? भाई वो वहां पे एमसीक्यूज देगा, सामने लिखा होगा, सामने 4 ऑप्शन भी लिखे हों, आपने आंखें बंद करके तो वहां पे कुछ भी नहीं करना, या आपने सोच के तो कुछ भी नहीं लिखना। लिखना नहीं, हाँ लिखा हुआ आपने देखना है सही क्या है, और देखना है। देखने से मेरे बच्चे इसलिए पढ़ो भी क्या, देख के पढ़ो। ले बेटा, देखिएगा, हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज ऑफ प्लान। लो बेटा, इतने सारे कारोबार हैं आपके इर्द गिर्द। कोई भी कारोबार जिस वजह से बना, हर कारोबार के बनने की कोई वजह है मेरे बच्चे, जिस वजह से, जैसे मान लो ये सीएफई अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसकी कोई वजह होती, जिस वजह की वजह से मालिकों ने क्या किया होगा, इस सीएफई को बनाया होगा। कोई भी कारोबार बनने की कोई वजह होती है, उस वजह को मेरे बच्चे हम उस कारोबार का मिशन कहते हैं। जो किसी कारोबार को जन्म देता है, जो वजह किसी कारोबार को जन्म देती हो मेरे बच्चे, वो वजह हमारे, हमें क्या कहलाती है हमारे लिए? मिशन। अच्छा ये तो वो है जिस वजह से हमने ये कारोबार खोला है, लेकिन क्या कारोबार को हम इसी जगह पे रखना चाह रहे हैं जहां पे हमने शुरू किया, या फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि इस कारोबार को हम आगे कहीं और बड़े पैमाने पर लेकर जाएंगे? आगे चंद सालों बाद जाके, जहां पे आप अपने कारोबार को देखना चाहते हो,
जैसे हमने यहाँ पे स्कूल खोला, हमारा मन कर रहा है कि कुछ सालों के बाद ये कॉलेज बना हो, फिर कुछ यूनिवर्सिटी तक लेकर जाए हम। तो कुछ सालों बाद आप अपने, अभी एक छोटा कारोबार खोला आपने, कहा कि इसको मैं नेशनल और मल्टीनेशनल लेवल पर लेकर जाऊंगा। तो कुछ सालों के बाद अपने कारोबार को जहां पे देख रहे होते हो कि यहां तक पहुंचाऊंगा, वो आपका विजन होता है। जिस वजह से आपने सीए ज्वाइन किया, आपका मिशन है। अगले सालों में जाके अपने आप को कहां पे देख रहे हो, वो आपका विजन है। और मेरे बच्चे, मिशन से आपने विजन तक जाना है। डेफिनेटली मेरे बच्चे, यहीं पे थोड़े रुके रहना। पहुंचना कहां तक है, यहां तक। और वहां तक जाने के लिए फिर आपको मेरे बच्चे कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं बोला? गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। इन दोनों में फर्क होता है। ये होते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव लफ्ज देखिएगा, ये होते हैं क्वांटिटेटिव। ले बेटा, तो मिशन से आपने विजन तक जाना। मिशन क्या है, जिस वजह से वो कारोबार शुरू किया। विजन क्या है, चंद सालों बाद आप उस कारोबार को कहां पे देख रहे हो। देखिए, मिशन आज से रिलेटेड है और विजन फ्यूचर से रिलेटेड है मेरे बच्चे। विजन फ्यूचर से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे कल का मतलब कल नहीं है, मतलब वाकई कल आप समझे। आप बड़े हो, मैं बड़े लोगों के लिए बड़ी बात कर रहा हूँ। कल का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। है तो कल भी फ्यूचर। हर अगला आने वाला लम्हा फ्यूचर ही है। लेकिन बरक लोड, जिस वजह से कारोबार शुरू करो क्या कहलाएगा, और जहां पे फ्यूचर में अपने कारोबार को देख रहे हो, वो विजन कहलाएगा। और उस मिशन से विजन तक जाने के लिए आपको क्या बनाने पड़ते हैं? अच्छा, इन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप मेरे बच्चे बनाते हो स्ट्रेटजीज। क्या बनाओगे? स्ट्रेटजीज। और फिर उन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे बच्चे आप क्या करोगे? बनाओगे प्लान। ये एक्शंस होते हैं, ये किताबों में बातें होती हैं, ये वो जो आपकी हरकतों में नजर आ रहे हैं, प्लान एक्शनेबल्स होते हैं मेरे बच्चे। जो करते हुए आप नजर आ रहे हो, वो आपके प्लान्स होते हैं। और जो आपने दिमागों में होता है, जो सोचा होता है, वो आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं। होती बाकी चीजें भी दिमागों में ही हैं, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। तो ये मेरे बच्चे, ये 6 चीजें आपने याद रखनी है। जिस वजह से हम कारोबार को शुरू करते हैं, वो मिशन। आगे अपने कारोबार को फ्यूचर में कहां तक देख रहे हो, वो विजन। और मिशन से विजन तक जाने के लिए हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव। गोल्स मेरे होते हैं, मेरे बच्चे होते हैं क्वालिटेटिव नेचर के। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्वांटिटेटिव नेचर के। क्वालिटेटिव में इसलिए कह रहा हूं भैया, हमने क्या करना है, हमने अगले कुछ सालों में अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, हमने सेल्स को बढ़ाना है। अब हमने लफ्ज बोल दिया, हमने प्रॉफिट को बढ़ाना है, हमने सेल्स को बढ़ाना है। ये क्वालिटेटिव चीजें हैं। लेकिन कितना बढ़ाना है और कितने टाइम में, वो क्वांटिटेटिव है। भाई 10% प्रॉफिट बढ़ाना है, ये क्वांटिटेटिव है। अच्छा, ये कहना कि प्रॉफिट बढ़ाएंगे, ये गोल है। ये कहना कि 10% बढ़ाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव है। याद रखोगे इस बात को। ये कहना कि हम क्या करेंगे, हम मार्केट्स को कैप्चर करेंगे। मार्केट में कैप्चर करने का मतलब ये नहीं कि कब्जा करना है। इनके होता है ना, कंपेटिटर होते हैं। हम कंपेटिटर्स को मार्केट से आउट करेंगे और खुद उन मार्केट में अपने कारोबार को करेंगे। हैं? इस तरह की बात करना। और किन किन मार्केट्स को, तो फिर मेरे बच्चे ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। खैर, सेल्स बढ़ानी है, सेल इंक्रीज करना मकसद है हमारा, ये गोल है। 15% सेल इंक्रीज करेंगे, ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इंप्लॉय टर्नओवर को कम करना है। टर्नओवर होता है लेकिन लोग छोड़ के ना जाए, गोल है भाई। आप 5% इंप्लॉय टर्नओवर कम करेंगे पिछले साल की निस्बत, ऑब्जेक्टिव। तो ये मेरे बच्चे गोल्स और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या होंगे, स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज एक ब्रॉडर इंटेंशन होती है कि वो जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव आपने इंप्लीमेंट कैसे करने, स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी ना कोई, है किस तरह उस काम को आप करोगे। और दूसरा फिर जब जब कर रहे होंगे, तो वो मेरे बच्चे किसमें नजर आएगा, एक्शंस। एक्शन मतलब प्लान। उसके लिए प्लानिंग करते हैं। पढ़ेंगे अभी इसको एक एक करके, परेशान नहीं होना, वैसे बता रहा हूँ। बेटा कहता कि पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटेजिक रिव्यू। अच्छा देखिएगा, स्ट्रेटेजिक रिव्यू लफ्ज यहाँ पे आ गया, स्ट्रेटेजिक रिव्यू। मेरे बच्चे एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, उसकी मैनेजमेंट को हम 3 ब्रॉडर हिस्सों में डिवाइड किया करेंगे। उसकी मैनेजमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया करेंगे। एक हमारे जो निचला सबसे, अच्छा ये है मैनेजमेंट। अच्छा ये याद रखिएगा, ये मैनेजमेंट है। हम वर्कर्स की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड किया करेंगे।
एक होगी वो मैनेजमेंट जो डायरेक्टली वर्कर से काम ले रही होती है, हम उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये भी मैनेजमेंट है ऑपरेशन, जैसे जो सुपरवाइजर टाइप के लोग होते हैं, ये भी उनसे क्या क्या है, ये भी मैनेजर है। लेकिन ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है अगर देखा जाए, जो डायरेक्टली वर्कर के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, इसके लफ्ज क्या बोला करेंगे, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अच्छा, उसके बाद एक होती है हमारी मिडल मैनेजमेंट है, उसके लिए लफ्ज हम बोला करेंगे टेक्टिकल मैनेजमेंट। टेक्टिकल बोल दो या मिडल मैनेजमेंट बोल दो, एक ही बात है। टेक्टिकल या मिडल मैनेजमेंट एक ही बात है। ये जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स होते हैं मेरे बच्चे, जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, टेक्टिकल मैनेजमेंट या मिडल मैनेजमेंट। उसके बाद मेरे बच्चे एक और रजिस्टर पे क्यों कुछ करना है, किताब पे लिख, योर बुक इज नॉट फॉर सेल। खबरदार अगर फेसबुक पे पेपर पास करने के बाद लगाया, टन टन किताब 10/10, 500 रुपए की, तो किसी को दे देना मेरे बच्चे, किसी को दे देना, कुछ नहीं होता। और ज्यादा हो तो मेरे बच्चे सीएफई के मैनेजमेंट को दे दीजिएगा, वो किसी बेहतर हाथों तक पहुंचा देंगे उसको। खैर, नहीं सर वो तो हम ही बेचेंगे। हमने पैसा भी तो हमने लगाया, सीएफई ने खरीद के दिए सर, हम आगे बेचने का भी हमारा ही हक है। लेकिन बिकनी भी नहीं, क्योंकि आगे जाके वैसे ही नहीं स्कीम आ जानी, क्यों लोग लेंगे, मैं डरा रहा हूँ। ले बेटा देखिए, उसके बाद हमारी आती है टॉप मैनेजमेंट। अच्छा, टॉप मैनेजमेंट का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या नाम होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये मेरे बच्चे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। अब तीनों मैनेजमेंट प्लानिंग करती है। ये प्लानिंग होती है डे टू डे, ये होती है मान लो कुछ महीनों से साल तक के मामला, मंथ टू ईयर, ये होती है ईयर्स की प्लानिंग। अब मेरे बच्चे, ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लानिंग करती हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिव्यू। वो इसमें होते हैं हमारे डायरेक्टर टाइप के लोग जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो किसी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, जो बड़े लोग हैं, हम देखेंगे इनको भी, हमारे सिलेबस में हैं ये सारे लोग। तो डायरेक्टर्स मेरे बच्चे, ये लोग यहाँ पे आएंगे। यानी कि तीन मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं, एक हमारी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पे लफ्ज उसने क्या बोला है, बोला जब ये पैराग्राफ शुरू किया, कहता है एज ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटेजिक रिव्यू। ये किस मैनेजमेंट की बात कर रहा होगा, हाँ टॉप मैनेजमेंट की, कि जब टॉप मैनेजमेंट, उसकी जिम्मेदारी कंपनी को मैनेज करना, जब वो अपना स्ट्रेटेजिक रिव्यू कर रहे होंगे, कंपनी के बारे में एक रिव्यू कर रहे होंगे बैठे हुए, और मान लो कि मिडिल मैनेजमेंट टेक्निकल रिव्यू कर रही होगी, और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑपरेशन रिव्यू कर रही होगी, ऐसे ना मेरे से। तो स्ट्रेटेजिक रिव्यू करना किसकी जिम्मेदारी है, टॉप मैनेजमेंट। मतलब ये जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट बैठ के वो कुछ ओवरऑल जो कंपनी की दिशा तय कर रही होगी, वो कौन कर रही होगी, टॉप मैनेजमेंट। कहता है एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिव्यू, मैनेजमेंट शुड ऑलवेज रिकंसिडर द पर्पस ऑफ द एंटिटी दैट दे मैनेज एंड इट इज ट्राइंग टू अचीव। यानी कि आपने रिव्यू करते रहना भाई। देखो, कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन किसी मकसद के लिए बनी होती है, तो हम मकसद पर हैं भी करें, ये किसकी जिम्मेदारी है, टॉप मैनेजमेंट की भाई। बाकी मिडल और दूसरा तो जिस तरह टॉप मैनेजमेंट कहेगी उस तरह करेंगे वो, है। आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो कि नहीं, जिस मकसद के लिए आप बने थे उस मकसद को अचीव कर भी रहे हो कि नहीं, ये किसने डिसाइड करना, किसने रिव्यू करना, टॉप मैनेजमेंट रिव्यू क्या करेंगे। अल्फाज दोबारा देखो, एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिव्यू, लेकिन वो लगातार चीजों को रिव्यू करते रहते हैं कि जिस मकसद के लिए हम बने, मकसद अचीव हो रहा है कि नहीं। उसी उसी रिव्यू के अंदर कह रहा है मैनेजमेंट शुड ऑलवेज रिकंसिडर द पर्पस ऑफ द एंटिटी दैट दे मैनेज एंड इट इज ट्राइंग टू अचीव। यानी कि मकसद क्या था भाई, किस मकसद, क्या हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, क्या जो अचीव करना चाह रहे हैं क्या उससे हमारा मकसद पूरा होगा। ये रिव्यू करते रहो, ये ना हो कि मकसद से आप हट चुके हैं। इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, आप देखो लफ्ज क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। ये कौन प्लानिंग कर रहा होगा, स्ट्रेटेजिक, और जो टॉप मैनेजमेंट है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये हमेशा पक्का पक्का करके दिमाग में रखना, ये ना कहना कि सर ने मजाक ही किया। ये मैंने मजाक नहीं किया, ये तीन मैनेजमेंट के लेवल्स आपने याद रखने हैं। पढ़ेंगे आगे जाके, प्रॉपर पढ़ेंगे इनको, लेकिन अभी आपने शुरू के अंदर जब अल्फाज इस्तेमाल हो, हमें पता ही ना हो ये स्ट्रेटेजिक रिव्यू क्या होता है, ये टेक्निकल रिव्यू क्या होता है, या ऑपरेशनल रिव्यू क्या है, आपको पता होना चाहिए। जो टॉप मैनेजमेंट जो रिव्यू कर रही हो, प्लानिंग कर रही हो, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या स्ट्रेटेजिक रिव्यूज होते हैं। कहता इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, जो हमारी टॉप लेवल की मैनेजमेंट प्लानिंग करती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी शुड बी डिसाइडेड विद द एम ऑफ फुलफिलिंग द एंटिटीज पर्पस। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है मेरे बच्चे, वो गोल्स, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी बनाएगी, डिसाइड करेगी जो हमारे मकसद से मैच करते हैं। मकसद कुछ और हो और हमारी स्ट्रेटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स और प्लानिंग कुछ और हो, तो मकसद अचीव नहीं हो। है जैसे यहाँ पे हमारा मकसद, हमने क्या करना था, हमने वो एक बरसगीर में जंग लड़नी है, कौन सी है बोला,
गजवा हिंद। अच्छा, मकसद हमारा गजवा हिंद लड़ने का है, और हम बना क्या रहे हैं, लोगों की वीडियोस बना रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, खुदा ना खासा हम अपने कारोबार ओपन कर रहे हैं जूतों से लेके खुदा ना खासा किस कारोबार तक हम पहुंचे, और लड़नी हमने क्या है, गजवा हिंद है। तो मेरे बच्चे इसलिए वो कहते हैं कि शायद पर जरा थोड़ा सा ना दोबारा अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज को रिव्यू करो, क्या अभी भी मकसद पर ही हो। है? कहते हैं कि बिजनेस एंटिटी शुड हैव ए हायरार्की ऑफ एम्स एंड प्लान्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्स और प्लान्स की हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब एक, जैसे आप लोगों के भी जिंदगी में एम्स और प्लान्स हैं, आपने क्या कर रखा है, उनकी हायरार्की बना रखी है। हायरार्की का मतलब क्या है, इनमें से कौन सा अहम मकसद है वो मैंने पहले अचीव करना है, उसके बाद कौन सा सेकंड पे है उसको मैं सेकंड पे रखूं। ये ना हो कि जो सबसे लीस्ट पर्पस हो है, भाई मैंने ब्याह करवाना है, वो सबसे टॉप पे रखा, यही मेरा मकसद है। नहीं मेरे बच्चे, पहले कुछ उस काबिल तो बन जाओ, रोक कोई नहीं रहा है, लेकिन जो खुदा ना खास्ता जो आखिर पे होना चाहिए वो प्राइम रखा हो आपने, तो शायद मेरे बच्चे आपकी हायरार्की सेट नहीं है, आपने हायरार्की गलत सेट कर रखी है। समझाने के लिए बात कर रहा होता हूँ, ये तो पता नहीं मेरी बातों में गुस्सा भी आप लोगों को आता होगा, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये हायरार्की का मतलब क्या है, जो आपकी जिंदगी के मकासद है उनकी हायरार्की बना के रखो, कि जो सबसे अहम वो सबसे टॉप है, भाई इसको मैंने अचीव करना है। उसके बाद ये सेकंड है, ये थर्ड है। जैसे अभी अगर मैं ये कहूं कि आपकी जिंदगी में सबसे जो अहम चीज है जो अभी आपने करनी है मेरे बच्चे, वो ईमान की हिफाजत के बाद वो आपकी ये तालीम है, कि आपने इसको पढ़ना है? लेकिन माशाल्लाह तालीम ही हमारी सबसे, बाकी सारे काम काज करने के बाद, अपनी मसरूफियात से फ्री होने के बाद अगर कुछ काम टाइम बच जाए, वो हम तालीम पर भी सर्व करते हैं। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एम्स की हायरार्की मुनासिब। तो हायरार्की के लिए ये लफ्ज समझ आ रहा है, ए बिजनेस एंटिटी शुड हैव ए हायरार्की, उसके जो मकासद हैं उनकी हायरार्की होनी चाहिए। ए ए यूजफुल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस इज श्योर बिलो, यानी कि उन्होंने कहा कि हम आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके समझा देते हैं कि बिजनेस की किस तरह की क्या हायरार्की होती है, क्या सोच रहा होता है कारोबार। हर कारोबार का एक विजन होता है, उसको हम कहते हैं फ्यूचर आउटलुक। जो फ्यूचर में कारोबार अपने आप को देख रहा है, जहां पे देख रहा है, वो क्या होगा, विजन। उसके बाद एक होता है मिशन। मिशन क्या है, ओवरऑल पर्पस, वो मकसद क्या था जिस मकसद के लिए आप बने। और फिर आगे फ्यूचर में कहां पे देख रहे हो, विजन। और गोल्स, गोल्स क्या होते हैं, जनरल ओवरऑल एम्स। अल्फाजों में, अल्फाजों में ये क्या होंगे, अल्फाजों में, अल्फाजों में आपको चीज बयान कर रहे हो। हम प्रॉफिट बढ़ाएंगे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, हम सेल्स इंक्रीज करेंगे, हम लेबर टर्नओवर कम करेंगे। और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ओवरऑल एम। भाई आपने यहाँ पे तो जस्ट अल्फाजों में आप स्पेसिफिक तो करो कितने परसेंट है? वो हमें कहाँ पे नजर आया करेंगे, वो हमें ऑब्जेक्टिव्स में नजर आएंगे। और फिर मेरे बच्चे क्या होंगे, हमारे स्ट्रेटजीज होंगी, स्ट्रेटजीज एम होंगे। और ये क्या होते हैं, डिटेल्ड लॉन्गर टर्म टारगेट्स होंगे। और फिर मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, इनको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अच्छा देखो, जब उसने ये स्ट्रेटजीज और उसके प्लान्स की बात की ना, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। स्ट्रेटजीज कौन बनाएगा, टॉप मैनेजमेंट। और फिर मेरे बच्चे अगर हम बात करें उसकी जो प्लान्स की, देखो स्ट्रेटजी बनाना टॉप मैनेजमेंट का काम है, आगे उसको इंप्लीमेंट करना, काम करना उसके ऊपर, वो मिडल मैनेजमेंट और हमारी ऑपरेशनल का काम है। वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनको देते हैं ये काम करना है अगले इतने सालों में, इतने महीनों में। फिर आगे उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, हमारा टेक्निकल और ऑपरेशनल लेवल। तो कहता है कि ऑपरेशनल प्लान्स एंड एम्स ये कौन सा कर रहा होगा, सबसे निचला लेवल। और जो टेक्निकल प्लान्स और एम है ये मिडिल मैनेजमेंट। और जो स्ट्रेटजीज और स्ट्रेटेजिक एम्स हैं वो कौन किसके होंगे, टॉप मैनेजमेंट। यानी कि उसने स्ट्रेटजीज और प्लान्स को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसने कहा कि स्ट्रेटजी टॉप मैनेजमेंट करता है, बाकी प्लान्स के मामला किसके पास चला जाता है, हमारी टेक्निकल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के पास। थोड़ी बहुत समझ आ रही है, देखो थोड़ी बहुत भी समझ आ गई ना, इट्स ओके। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया था, आपने 50% चीजों को याद रखें, 50% अभी भी गलत कर सकते हैं। अगर आधी चीजें समझ आ रही है, इट्स ओके। 100% चीजों को याद करने की जरूरत, वैसे 100% करोगे तो मेरे बच्चे फिर आप आधी खराब करोगे। अगर आप तो पहले ही आधी तैयारी कर रहे होंगे, फिर वो भी आधी खराब होगी, तो 25 नंबर आएंगे। कहता है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बिजनेस इज क्रिएटिंग पर्पस एंड प्रोवाइडिंग क्लियर मैसेजिंग टू द स्टेक होल्डर्स। यानी कि पहले आप कह रहे सबसे बिजनेस का एक अहम एस्पेक्ट है, आप पूछेगा पेपर के अंदर, बताओ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बिजनेस क्या होता है। नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, क्या क्या मकसद होता है, क्रिएटिंग पर्पस एंड परफॉर्मिंग क्लियर एंड सॉरी प्रोवाइडिंग क्लियर मैसेजिंग टू स्टेक होल्डर। यानी कि उस बिजनेस का मकसद तय करना और सारे स्टेक होल्डर को बड़ा क्लियर मैसेज देना, उनको बताना कि भाई ये हमारा मकसद है,
हर एक को पता होना चाहिए, सादा अल्फाज में, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, एम्प्लॉयज को भी पता हो हम किस मकसद के लिए बने, हमारे मालिकों को पता हो, हमारी जो कम्युनिटी को पता हो, गवर्नमेंट को पता हो। इट कैन बी डन बाय द क्रिएशन ऑफ ए मिशन स्टेटमेंट एंड ए विजन स्टेटमेंट। इनके खाली मिशन और विजन दिमागों में नहीं होना चाहिए, आपने क्या करना है उसको स्टेटमेंट की शक्ल में लिखना। कंपनीज क्या करते हैं, अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट की शक्ल में अपने जो इनके कुछ होते हैं मैनुअल्स, उन मैनुअल्स के अंदर लिखा होता है, कंपनी के अंदर जगह जगह पे दीवारों पे लिखा होता है, भाई ये हमारा मिशन है, ये हमारा विजन है, ताकि लोगों को हमारे विजन और मिशन का पता हो। और अब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, लोग इसके ऊपर पैसा लगाते हैं मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट बनाने। अब तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, जैसे मर्जी मिशन और विजन स्टेटमेंट बना लो, वो आपको बेहतरीन किस्म के बना के दे देगी खुद ब खुद ही। बस उसको कारोबार बनाओ कि मैं आगे, क्योंकि बड़ी इदारी है तो खाले खूने वाह मिल जाएंगी, तो मैं जूतों का कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे जरा एक मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट दे दो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूबसूरत करके आपको मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट दे देगी 1 मिनट में। लोग पहले इसका अच्छा खासा पे करते थे, अब उनको पे करने की जरूरत, अगर उसने थोड़ी सी होली अंग्रेजी रखी, आप उसको कहो कि बहुत टफ इंग्लिश और टफ इंग्लिश, वो क्या एंड पे ऐसे अल्फाज बताएगी जो किसी को समझ ही नहीं आएंगे। हाँ, ये उसमें काबिलियत है, सिर्फ हमें हमारी इंग्लिश में रौले हुआ करते थे, जिसकी वजह से हम लोगों से लिखवाते थे। पढ़ा लिखा बंदा अपना कारोबार शुरू करने जाता है, लेकिन मिशन स्टेट विजन स्टेटमेंट कुछ पर्टिकुलर लोगों को देते थे, सर ये बना के हमें दे, उसका पे करते थे। अच्छा, ये आप लोगों में हलचल से किस चीज की हुई है? शर्म तो नहीं आती वैसे? अभी तक वो खुदा ना खासा बचपन की वो जो चीजें हैं, छुट्टी का टाइम हो गया है, किताबें संभालो कहीं खुदा ना खासा भाग ही ना जाए, पकड़ के इनको बैगों में बंद करो, बड़े हो गए हो यार, अब तो खुदा का खौफ करो। इनके टीचर पढ़ा रहे हैं, किताबें उठा उठा के बच्चों में बंद करें, मैं क्या बोल रहा हूँ? वंस से बेशर्म इज ऑलवेज ए बेशर्म, पक्का पक्का परमानेंट बेशर्म। चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके, पढ़ें। ले बेटा, विजन वर्सेस मिशन। अगर हम बताऊं तो सही ना, उस्ताद तो उस्ताद होते हैं, नहीं सुन लो बस, वैसे सुन लो। एक लम्हा, ये कोई किताब की लिखी हुई बात नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी बात की है थोड़ा। देखिए कहता विजन फ्यूचर बेस्ड, और ये मिशन क्या होता है, बेस्ड इन द प्रेजेंट, आज क्या करने जा रहे हो, आगे फ्यूचर में कहां पे जाओगे। और विजन आंसर द क्वेश्चन वेयर इट इज, वेयर इज द बिजनेस गोइंग, कहां पे हम जा रहे हैं, इस चीज का सवाल का जवाब देगा। और ये ए डिक्लेरेशन ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ द कंपनी, आज हम लोगों को क्या वैल्यूज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वैल्यूज का मतलब क्या है, क्या बेनिफिट देंगे लोगों को इस कारोबार के जरिए, ये हमारा कौन बताएगा, मिशन बताएगा। यानी कि किसी भी कंपनी का मिशन पढ़ो, मिशन स्टेटमेंट पढ़ो, आपको मिशन पढ़ के लाजमी तौर पे उस कंपनी का मकसद उस मिशन में हो। मकसद मतलब वो काम करती क्या है। अगर किसी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट पढ़ो और आपको ये ना पता चले ये कंपनी कारोबार क्या करती है, उसकी मिशन स्टेटमेंट सही नहीं हो, क्योंकि कारोबार ही मेरे बच्चे वो वैल्यूज होती है जो अगले बंदे को प्रोवाइड हो। यानी कि अगर सीएफई की मिशन स्टेटमेंट पढ़ो, क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट है, ये हमारा मिशन है कि क्वालिटी एजुकेशन हमने प्रोवाइड करनी है एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो भाई पक्की बात है, मिशन पढ़ के आपको समझ आ रही है कि नहीं कि हमारा मकसद क्या है, एजुकेशन है। तो मेरे वैसे किसी भी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट पढ़ो, आपको पढ़ के पता चलना चाहिए कारोबार क्या करती है, और आंसर द क्वेश्चन व्हाट डज द बिजनेस एग्जिस्ट, व्हाई डज द बिजनेस एग्जिस्ट, हम बने क्यों, ये आज के बारे में बता रही होती है, किस मकसद के लिए बने। और कम्युनिकेटेड टू द इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, सबको कम्युनिकेट की जाती है ये मिशन स्टेटमेंट, किस शक्ल में, मिशन स्टेटमेंट के शक्ल में। और इस इंस्पिरेशनल, ये देखो हम कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, वो रियासत मदीना, इमरान खान ने कहा था हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, और वो किसने बनानी थी, फराग होगी ने, उस्मान गुजार ने रियासत मदीना बनानी थी, लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी। तो मेरे बच्चे इंस्पिरेशनल होती है, इन लोगों को इंस्पायर करती है कि भाई इमरान खान के साथ लगेंगे, क्या बनेगी, रियासत मदीना बनेगी, और इनके साथ लगेंगे तो पुराना पाकिस्तान बनेगा, एंड शुड शेप स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। और मेरे बच्चे इसी की बेस पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपनी डिसीजन मेकिंग डिसाइड करती है, हमने करना क्या है, विजन दे देते हैं, और टॉप मैनेजमेंट फिर विजन को दिमाग में रखे फैसले करती है। ये थोड़ी सी बात बस मैंने कहा कुछ तो दिमाग में है, ये नहीं पढ़ना, बस हमने किताब पढ़नी है, ये तो वैसे ही आपको बताया। चले इंशाल्लाह मेरे बच्चे, जुमेरात को मुलाकात होगी, हमारी सिर्फ 2 क्लासें होंगी, जुमेरात और जुमा, उसके बाद तो डेफिनेटली जुमे को आखिरी दिन, और जुमे तक रुकना है आप लोगों ने, बार बार बोलो।